नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये आपका मध्यकालीन भारत से रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो में आप बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर मुगल साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन को देखेंगे। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन को लेके आया हूँ। एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहिए और उसके बाद अपना आकलन कीजिए कि इसमें से आप कितने क्वेश्चन को पहले से जानते थे। और अभी जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम का दौर है, इस समय को जरा सा भी बर्बाद न करें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में आप मन लगाएं। आने वाला समय जो है ना 2026 में आप पक्का सेलेक्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी है उमर शेख मिर्जा और ऑप्शन डी है हसन गंगू। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में, बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? है ना, बाबर ने सर्वप्रथम तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? और यही नीति जो है ना उसका जीत का कारण बना भी था। ऑप्शन ए है खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी है घाघरा का युद्ध, ऑप्शन सी है पानीपत का युद्ध और ऑप्शन डी है चंदावर का युद्ध। तो बाबर ने तुलुगमा नीति जो है ना वो सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध, तुलुगमा नीति और तोपखाने का जो प्रयोग हुआ था ये पानीपत का प्रथम युद्ध में हुआ था। और इसी कारण से बाबर ने दिल्ली के क्षेत्र में आसानी से क्या किया था, अपना मुगल वंश का स्थापना कर लिया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है बड़ा इमामबाड़ा, ऑप्शन बी है बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी है जामा मस्जिद और ऑप्शन डी है सिद्दी वसीर। है ना, तो गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। कहाँ किया था? तो यह फतेहपुर सीकरी, याद रहे फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या किया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। और ये आपका हुआ था 1573 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। तो ध्यान में रहे। उसके बाद चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, आईने अकबरी अकबरनामा का कौन सा भाग है? यानी जो अकबर की जीवनी पर जो पुस्तक है अकबरनामा, उसमें आईने अकबरी जो है ना वो कौन सा भाग में आता है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो अकबरनामा जो है ना वो 3 भागों में बटा हुआ है और तीसरा जो भाग है इसका वो आईने अकबरी के रूप में जाना जाता है। तो यह कैमा भाग है? अकबरनामा का आईने अकबरी तीसरा भाग है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है बीरबल। तो दीन ए इलाही जो है ना नामक नया धर्म जो है इसकी शुरुआत अकबर ने किया था और इस धर्म के माध्यम से इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों के संरक्षण के रूप में रखा था। यानी ऐसा नहीं कि कुछ पार्शियलिटी था। तो दीन ए इलाही जो है ना इसकी जो शुरुआत किया था, इस नए धर्म की शुरुआत किया था वो किसने किया था? तो अकबर ने किया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है बीरबल। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा जो है ना इसकी भी शुरुआत
अकबर ने किया था। यानी कभी कभी पूछा भी जाता है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो किसने किया था, तो अकबर ने किया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है जहांगीर। अब देखिए, तानसेन जो था ना, वो तानसेन अकबर के दरबार में एक संगीतज्ञ के रूप में थे, और यह अकबर के नवरत्न जो थे उनमें इनको रखा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अब देखिए, साथ साथ आप वीडियो देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन के साथ अपना असेसमेंट करते रहिए कि आप कितने क्वेश्चन को पहले से जानते थे और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस सेट का आप अभ्यास करें, साथ साथ सब्जेक्टिव नॉलेज को भी देखिए, सब्जेक्टिव ज्ञान को भी आप अपने अंदर कैप्चर कर ले, तो कोई भी एग्ज़ाम जो है ना आपके लिए बड़ा नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है अरबी और ऑप्शन डी है फारसी। तो मुगल काल की राजभाषा जो थी ना, वो आपकी कौन थी? फारसी थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फारसी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो किस मुगल शासक ने? तो मुगल शासक अकबर ने सती प्रथा का घोर विरोध किया था, और इन्होंने सती प्रथा के अंत के लिए कुछ कदम भी उठाए थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक के खिलाफ बिलग्राम का युद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है हुमायूं। तो शेर शाह सूरी ने बिलग्राम का युद्ध हुमायूं के खिलाफ 1540 ईस्वी में, याद रहे 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था ना, वो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हो गई थी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है इकबालनामा, ऑप्शन बी है रज्मनामा, ऑप्शन सी है अकबरनामा और ऑप्शन डी है सकीनत। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद जो हुआ था, ये अकबर ने करवाया था, और इसका जो इसका जो बुक को जो जाना जाता है वो रज्मनामा के नाम से है ना। महाभारत का जो फारसी अनुवाद जो किया गया था वो किस बुक में है? तो रज्मनामा बुक में है, और ये करवाया किसने था? तो अकबर ने करवाया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए था बीरबल, ऑप्शन बी है टोंडरमल, ऑप्शन सी है जयसिंह और ऑप्शन डी है हकीम खान। तो अकबर के शासन काल में भू राजस्व का जो देख रेख था और इसके लिए जो उत्तरदायी था वो टोंडरमल था। कौन था? टोंडरमल था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? यानी अकबर ने जो भवन का निर्माण करवाया था, उस निर्माण में उस भवन में लोग उपासना या पूजा करते थे, उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है दीवाने खास, ऑप्शन बी है दीवाने आम, ऑप्शन सी है इबादत खाना, ऑप्शन डी है बुलंद दरवाजा। इसका सही उत्तर होगा इबादत खाना। अकबर ने जो पूजा भवन का निर्माण करवाया था उसे इबादत खाना कहा जाता था। इसका सही उत्तर यही होगा। थोड़ा सा दिक्कत क्या है, अभी थोड़ा सर्दी जुकाम है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो के बीच में थोड़ा खांसी होने लगता है, इसके लिए सॉरी। चलिए आगे हम चलते हैं।
उसके बाद अगला जो सवाल है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो रामचरितमानस के लेखक जो तुलसीदास हैं वो अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। अकबर के शासनकाल के समय इन्होंने रामचरितमानस का रचना किया था 1574 ईस्वी में। याद रहे, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो की थी वो कब की थी? तो 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, और यह जो है वो अकबर के शासन काल या अकबर के समकालीन थी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है अरबी। तो तुजुक-ए बाबरी जो है ना, ये आपका तुर्की भाषा में लिखा गया है, इसे याद रखिएगा। तुजुक-ए बाबरी और तुर्की भाषा में लिखा गया है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है फरगना, ऑप्शन बी है कंधार, ऑप्शन सी है तक्षशिला और ऑप्शन डी है पंजाब। तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था, और अभी ये वर्तमान में कहाँ है? तो ये आपका उज्बेकिस्तान में है। कहाँ है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में, ठीक है, याद रखिएगा। तो बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये फरगना का शासक था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो मुगल साम्राज्य की राजधानी जो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, ये किया था आपका शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने क्या किया था? ये आगरा से राजधानी जो है ना वो दिल्ली, इसको स्थानांतरित कर दिया था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो देखिए, 2 बार राज्याभिषेक जो है ना वो औरंगजेब का हुआ था। किसका हुआ था? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। और कब हुआ था? तो एक हुआ था 31 जुलाई 1658 को। याद रहे, 1658 को। और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था आपका 15 जून 1659 ईस्वी में। याद रहे, 1659 में 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, और दोनों के दोनों बार इसका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए में है आगरा, ऑप्शन बी में सिकरी, ऑप्शन सी में है कलनौर और ऑप्शन डी में है जयपुर। तो मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कलनौर में हुआ था, है ना। कलनौर में मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ऑप्शन ए है सिसोदिया वंश, ऑप्शन बी है परमार वंश, ऑप्शन सी है चौहान वंश और ऑप्शन डी है चंदेल वंश। तो आपका जो राजपूत वंश में सिसोदिया वंश जो था ना, ये अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिसोदिया वंश। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? है ना, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। तो ये ध्यान में रहिएगा, आलमगीर किसे कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता था, और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था।
उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जड़ी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था, है ना। ध्यान में रहे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सम्राट अकबर या महाराजा अकबर द्वारा किसको जड़ी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी है मोहम्मद खां, ऑप्शन सी है अब्दुसमद और ऑप्शन डी है मीर सैयद अली। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन एक कश्मीरी चित्रकारी थे। कहाँ के थे, तो ये कश्मीर के चित्रकार थे, कश्मीर के चित्रकार थे। और इन्हीं को अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था। इनका नाम था मोहम्मद हुसैन, याद रहे। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1556, ऑप्शन बी है 1526, ऑप्शन सी है 1576 और ऑप्शन डी है 1598। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। याद रहे, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा था और यह युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दिल्ली की गद्दी पर 2 बार बैठा था। अच्छा, कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर 2 बार बैठा था। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो देखिए, हुमायूं जो है ना वो 2 बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। एक बार बैठा था 1530 से लेकर 1540 तक और उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक। देखिए, जब बाबर की मृत्यु होती है 1530 ईस्वी में, तो 1530 से 40 तक अकबर जो है ना वो मुगल साम्राज्य का शासक होता है। लेकिन जैसे ही शेर शाह सूरी के द्वारा आपका जो बिलग्राम का युद्ध है, उस युद्ध में हारने के बाद अकबर जो है ना वो गद्दी से हट जाता है। उनको जाकर फिर अपने अफगान क्षेत्र में जाना पड़ता है और उस दौरान जो है ना शेर शाह सूर वंश का शासन चलता है। उसके बाद फिर वापस 1555 ईस्वी में यह भारत की क्षेत्र में आता है और यहाँ पे फिर गद्दी प्राप्त करता है। 56 में इसकी मृत्यु हो जाती है। पुस्तकालय से जैसे ही ये गिरता है इसकी मृत्यु हो जाती है और 56 से फिर कंटिन्यू अकबर गद्दी पे बैठता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है फतेहपुर सीकरी और ऑप्शन डी है औरंगाबाद। तो भारत में बीबी का मकबरा जो है ना वो आपका औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ना। अब ध्यान में रहे, महाराष्ट्र में अभी इसका नाम जो है ना वो संभाजी नगर, यही औरंगाबाद का नाम बदलकर अभी क्या रखा गया है, संभाजी नगर रखा गया है। छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। तो अगर आपको औरंगाबाद ऑप्शन में ना मिले तो ये जरूर मिलेगा, छत्रपति संभाजी नगर में भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। और यह मकबरा किसका है, तो औरंगजेब की पत्नी दिलरस बानो बेगम जो है ना, औरंगजेब की पत्नी कौन, दिलरस, याद रहे, दिलरस बानो बेगम, इन्हीं का क्या है, यह एक समाधि स्थल है। इसी को बोलते हैं बीबी का मकबरा बोलते हैं। ठीक है, याद रहे। ये हमारा आज का था वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों में शेयर करें। देखिए, मैं वीडियो बहुत मेहनत करके आपके लिए लेकर आता हूँ, समय देता हूँ और वीडियो में जब लाइक या मतलब वॉच नहीं मिलता है तो थोड़ा सा अंदर से दुख होता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।